नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 4 पीएम के स्पेशल शो 12 बज गए में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और सवाल ये है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तीर अब निशाने पर नहीं लग रहा? बिहार विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। बिहार वो राज्य है जहां सत्ता का सेमीफाइनल और फाइनल दोनों जल्द होने वाले हैं। हालांकि फाइनल में 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन चुनावी तैयारियों के लिहाज से, विधानसभा चुनाव के लिहाज से 1 साल का वक्त भी बहुत वक्त नहीं होता, इसको कम वक्त ही कहेंगे। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं, 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने वाले हैं और नीतीश कुमार का निशाना चूक जा रहा है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिनके भरोसे भारतीय जनता पार्टी भी है और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नीतीश कुमार के भरोसे ही नैया पार लगेगी। तभी नीतीश कुमार के बारे में भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर चुकी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम अगला चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अश्विनी चौबे ने जो कहा, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कई बार ये मांग जो उठती रही कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए, अपनी सरकार होनी चाहिए, भाजपा ने इस मामले में दिल पर पत्थर रख लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी को अपने हाल पर छोड़ दिया है। नीतीश कुमार के बिना काम चलेगा नहीं, ये बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन नीतीश कुमार के बिना, नीतीश कुमार के साथ भी काम चल जाएगा या नीतीश कुमार का साथ लेकर भी विधानसभा चुनाव में नैया पार हो जाएगी, यह भी मुश्किल ही लगता है। यह सिर्फ एक घटनाक्रम है क्या कि नीतीश कुमार रावण वध में जाते हैं, परंपरा के अनुसार तीर चलाने की कोशिश करते हैं, तीर धनुष दोनों उनके हाथ से छूट जाता है। ये सिर्फ एक घटनाक्रम की बात है या वाकई राजनीतिक रूप से भी नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी है कि उनका तीर निशाने पर नहीं लग रहा है और नीतीश कुमार की पार्टी का चुनाव चिन्ह भी तीर है? तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं और जब तीर निशाने पर नहीं लग रहा है तो जाहिर है सवाल है कि मिशन 2025 कैसे पूरा होगा? क्या मिशन 2025 फेल है एनडीए का? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार सर हैं, फजल इमाम मलिक साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, और आरजेडी के प्रवक्ता हैं अरुण कुमार। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहले राजेश सर के पास आएंगे। सर, नीतीश कुमार जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, तीर निशाने पर नहीं लगा या तीर धनुष दोनों छूट गया है। सवाल है कि ये तो सिर्फ एक घटनाक्रम है कि परंपरा के अनुसार डिप्टी सीएम, राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीर चलाते हैं, रावण वध करते हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के हाथ से तीर धनुष दोनों छूट गया। राजनीतिक रूप से भी क्या यही हाल है नीतीश कुमार का? तीर निशाने पर लग नहीं रहा है और उनकी पार्टी में नंबर 2 की जो जंग है वो जिस तरह से भीषण होती जा रही है, क्या ये भी जेडीयू को नुकसान पहुंचा रहा है और मिशन 2025 जो है वो जेडीयू का फेल होता हुआ दिख रहा है? अनम्यूट कर लीजिए सर। एक सेकेंड सर। हाँ जी, फिर अनम्यूट कर लीजिए सर। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, तो जनता दल यूनाइटेड के वो सर्वमान्य लीडर हैं, साथ ही साथ अभी एनडीए में भी वो सर्वमान्य हैं। लेकिन हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो नीतीश जी की जो शारीरिक और मानसिक स्थिति मुझे तो ठीक नहीं लग रही है। और बड़ा ही मतलब एक विचित्र स्थिति है कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी तो नीतीश जी को लेकर, और उस समय आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ थे नीतीश जी, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर थे वो कह रहे थे कि हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाए। खैर, अब तो सरकार में है तो जारी कर भी नहीं सकते, और सवाल ये है कि स्वास्थ्य मंत्री भी उन्हीं के हैं तो क्या जारी करेंगे। एक और चौंकाने वाली बात है कि आरजेडी कभी भी इस मसले को गंभीरता से नहीं उठाती है कि उनका एक हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए कि जिस प्रदेश की आबादी तकरीबन 14 करोड़ के आसपास है, उस प्रदेश के जो मुखिया हैं, अभी जो स्थिति है, कल का जो हम लोगों ने विजुअल देखा, और देखिए बॉडी लैंग्वेज सिर्फ आप जो कह रहे हैं और चाहे लोग जो कह रहे हैं कि हाथ से छूट गया, क्या वाकई में हाथ से छूटा है क्या? वो विजुअल तो है सबके पास। उस विजुअल को अगर गौर से आप देखेंगे कि जैसे अगर मान लिया जाए कि छूट ही गया, छूटने के बाद उनका हाथ कहां जाता है? चेहरे पे जाता है,
उनकी जो चेहरे की जो भाव भंगिमा क्या कह रही है, ये भी देखने वाली बात है। अब रह गया सवाल कि राजनीतिक रूप से, और हम तो चाहेंगे कि भगवान से प्रार्थना है कि उनकी लंबी आयु दे, वो स्वस्थ हों, दीर्घायु बिल्कुल, हम हों। भी चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री हाँ, स्वस्थ रहें बिल्कुल और उनकी लंबी उम्र हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, हम सबके लिए अच्छा है। लेकिन एक चीज एक मैं कहना चाह रहा हूं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर बात कर ली जाए, तो भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं एकदम सही है कि उनके जी पास राज्य स्तर के कोई वैसे लीडर नहीं है, या आप कह लें कि अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो, या जी फिर राजनीतिक बिसात बिहार की ऐसी है जिसमें अभी भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले बूते पर चुनाव लड़ ले, या कह लें भारतीय जनता पार्टी या फिर बिहार का कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो सिर्फ अपने जी बलबूते पर बिना गठबंधन किए हुए चुनाव लड़े और वो जीत जाए। ऐसी किसी की हैसियत नहीं है बिहार में आज की तारीख में। तो उस जी हालात में जिस तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से अनफिट नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, वैसे में नीतीश कुमार जी को आगे करके जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के जो लोग हैं, ये चाह रहे हैं कि 2025 की नैया पार लग जाए। मुझे लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आगे आने वाला भी 1 साल चुनाव में है। आगे आने वाली स्थिति में अगर चुनाव जितना ही नजदीक आएगा, नीतीश जी भी प्रेशर में होंगे, और वर्तमान में भी बहुत प्रेशर में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे आने जी वाले दिनों में हो सकता है कि वो और बीमार हो, वो पूरी तरह से चुनावी दौरा ना कर पाए, या हो सकता है कि जो स्थिति बन रही है उस स्थिति में वो फिट ना बैठ पाए। तो ये जी तमाम ऐसी स्थिति है जिसको लेकर, और एक पिछले बार भी हमने कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि नीतीश जी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो आगे आने वाले दिनों में उनकी नैया पार हो जाएगी। हाल के दिनों में जो बिहार की स्थिति सामने आई है, उसमें नीतीश जी को लेकर नाराजगी भी है लोगों में, और वैसे स्थिति में हो सकता है जो मुगालते में हैं ये लोग कि एनडीए वाले कि नीतीश जी का चेहरा है, हम एक बार फिर पूर्ण बहुमत में आ जाएंगे और बड़े आराम से सरकार बना लेंगे। हालांकि नीतीश जी ने कहा भी है कि 200 प्लस हमारी 220 प्लस हमारी सीट आने वाली है। लेकिन अभी जो जनता के बीच में आप कहीं भी आप जाएं, लोगों से बात करें, लोग ही कह रहे हैं कि अब जी को चाहिए कि राजनीतिक रूप से संन्यास ले लें। और वैसे स्थिति में हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो भी अच्छी तरह से जान रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो फिलहाल अभी स्टेट स्तर का कोई ऐसा लीडर है जिस पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है, या यूं कह लें कि हालात वैसे नहीं है। अब ठीक है, आरजेडी वाले लोग भी उम्मीद में हैं कि नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दें और हमारे पास आए, तो वो भी वेलकम करने के लिए तैयार हैं। तो वर्तमान में जो राजनीतिक स्थिति है बिहार में पिछले 18-20 साल से, वो नीतीश जी के लिए पूरी तरह से कह लें एकदम सपोर्ट में है। लेकिन 25 का चुनाव जो है निश्चित रूप से सिर्फ आप नीतीश जी के भरोसे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए हो, या कल की तारीख में हो सकता है अगर वो आरजेडी के साथ आ जाए तो उनके भरोसे भी चुनाव जीत जाए, ऐसी कोई गारंटी मुझे नजर नहीं आ रही है। ठीक है सर, एक दूसरे महत्वपूर्ण सवाल के साथ आपके पास फिर लौटेंगे कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में नंबर 2 की भीषण जंग है, जो कि है, सवाल नहीं है ऐसी स्थिति है। लेकिन सबसे पहले बाकी जो मेहमान हैं उनसे रिएक्शन ले लेते हैं कि भाई नीतीश कुमार का तीर निशाने पर लग क्यों नहीं रहा है। फजल इमाम मलिक साहब एनडीए के नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मलिक साहब, नीतीश कुमार का तीर, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है तीर, और जिनके भरोसे आप सब लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, कि भाई नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करके 2025 में गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, नैया पार लग जाएगी। लेकिन यहाँ तो नीतीश कुमार तीर ही निशाने पर नहीं लगा पा रहे। बात सिर्फ घटनाक्रम को लेकर नहीं है, सवाल है कि वाकई राजनीतिक रूप से स्थिति भी नीतीश कुमार की वही है कि नीतीश कुमार का जो दाव पेच है, उनका जो निशाना है, तीर का निशाना चूक जा रहा है। सबसे पहले अभिषेक जी, कल दशहरा संपन्न हुआ, विजयदशमी संपन्न हुआ, और देश में जिस तरह का माहौल है उस माहौल में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, इसके लिए तमाम देशवासियों को बधाई, आप तमाम लोगों को भी बधाई कि इसमें आप लोगों की भूमिका भी रही। अब रही बात नीतीश जी के कल के तीर के निशानों को लेकर, राजेश जी ने बहुत सारी बातें कही। मुझे लगता है कि कमोबेश यही स्थिति लोकसभा चुनाव के पहले भी कही जाती रही है नीतीश कुमार जी को लेकर। वो बीमार हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, बहुत सारी बातें कही जा रही, शारीरिक भी मानसिक भी स्वास्थ्य
राजनीतिक तौर पर भी उनको इसी तरह से कमजोर माना जा रहा था माननीय नीतीश कुमार जी को, कि बस खत्म हो गई है जेडीयू, एनडीए में जाके अगर आप पिछला पूरा जून के पहले का पूरा वीडियो लोगों का की राय देखें, वीडियो देखें, तो इसी तरह की बात कही जाती रहती थी कि नीतीश कुमार जी तो अब खत्म हो गए, लोकसभा चुनाव में बस उनकी पार्टी को 2-4 सीटें भी अगर आ गई तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार जी का तीर कितना निशाने पर लगा लोकसभा चुनाव में, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और राजेश जी भी जानते हैं। देखिए, नकारात्मक चीजों को, बहुत सारी चीजें हमारे बीच फैलाई जाती रही हैं। मुझे लगता है कि प्रदेश के मुखिया हैं और जो काम कर रहे हैं वही कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत बिहार अभी चल भी रहा है और वो उनका तीर निशाने पर लग रहा है, इसलिए वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, वो स्थितियां ऐसी थी कि कल की जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, ये एक सांकेतिक चीजें होती है अभिषेक जी। और कोई भी नेता, चाहे आप आज से जब से रावण दहन का चलन हो रहा, मुझे लगता नहीं है किसी का तीर रावण के निशाने पर लगा हो, लेकिन हम इसे अगर दूसरे नहीं, फजल इमाम मलिक साहब, प्रतीकात्मक रूप से परंपरा के अनुसार वैसे रावण पर जो तीर है वो तो राम ही चलाते हैं, गांधी मैदान में भी यही होता है जितनी मेरी जानकारी है। लेकिन प्रतीकात्मक रूप से एक परंपरा है कि उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, वो तीर चढ़ाते हैं, धनुष में तीर चढ़ाते हैं और उसको निशाने पर लगाते हैं। ये दिखता है, ऐसी तस्वीर सामने आती है। क्या कारण नीतीश कुमार ने या दोनों हाथ से छूट गया? वही मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हैं कि नीतीश कुमार के आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसपे वो निशाना लगाना चाह रहे होंगे, और ऐसे यानी खास के वो विपक्ष जो उनको स्वास्थ्य को लेके चिंता कर रहा है, उनको बता दे रहे हो कि तीर का निशाना तुमको वहीं पे लगाएंगे जो मंच के आसपास भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, क्या वहीं पे निशाना लगा रहे थे? नहीं, आसपास ऐसे लोग भी, देखिए एक बहुत आसपास बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो विपक्ष के लोग भी होंगे। वहां सिर्फ पक्ष का लोग नहीं होगा राजेश जी, वहां सिर्फ पक्ष के लोग नहीं होंगे। मंच के नीचे उन्होंने तो उनका तीर गया है, ध्यान रहे, मंच के नीचे उनका तीर गया हो, और वहां विपक्ष के लोग भी होंगे, तो इसलिए उनका निशाना कहाँ है ये हम तमाम लोग जानते हैं। वैसे एक गणेश प्रसाद बहुत अच्छी, वो भी ठीक से नहीं, फजल ठीक से नहीं लगा पाए। आप तो पत्रकार भी रहे हैं, आप जानते हैं ये चीजें सामान्य होती नहीं है और इसके मायने निकाले जाते हैं। नहीं ठीक है साहब, देखिए, माने निकालने के लिए गिलास आधा भरा गिलास आधा खाली का भी बराबर तर्क दिया जाता है। हम जिस नजरिए से देखते हैं, आप जिस नजरिए से देखते हैं, ये देखने वाले के इस पर भी है। मैं जिस नजरिए से देख रहा हूँ, चूंकि कई बार गिलास का आधा खाली होना बड़े उलटफेर का संकेत भी होता है। कई बार गिलास का आधा खाली होना राजनीतिक रूप से बड़ा मायने रखता है। लेकिन कई बार गिलास का आधा भरा हुआ हो, लेकिन कई बार गिलास का आधा भरा होना भी बहुत राजनीतिक संकेत देता है अभिषेक भाई। मुझे गणेश प्रसाद बनारस के एक बहुत अच्छे कवि, उनकी एक पंक्ति सुन लीजिए, बहुत अच्छा है कि किस रावण की भुजा उखाड़ूं, किस लंका में आग लगाऊं, घर घर लंका, जन जन रावण, इतने राम कहां से लाऊं। तो मुझे लगता है कि आज जरूरत यह है कि नीतीश कुमार जी देख रहे हैं कि कहां पे तीर लगना है, वो तीर वहीं उन्होंने छोड़ा है, और धनुष भी कि वहां ही लगाएंगे और 2025 के चुनाव में लगाएंगे। इसलिए इसकी चिंता विपक्ष को करनी चाहिए, विपक्ष को चिंतित है और चिंतित होना भी चाहिए, क्योंकि पिछले 17-18 सालों से इस प्रदेश की राजनीति में माननीय नीतीश कुमार जी उसके केंद्र में है, राजनीति के केंद्र में है, और आज भी एनडीए का नेतृत्व उनके पास है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनका तीर निशाने से चूकेगा। उन्होंने कुछ संकेत जरूर दिए हैं कि उनका तीर निशाने पे किसको और कहां लगेगा। चलिए ठीक है, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं अरुण यादव जी, उनके पास चलते हैं। अरुण यादव जी, नीतीश कुमार का तीर निशाने पर चुक गया है। हालांकि फजल इमाम मलिक साहब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को पता है निशाना कहां लगाना है, इसलिए नीतीश कुमार को जहां निशाना लगाना था वहीं लगा दिया। लेकिन तस्वीर कुछ और कह रही है अरुण यादव जी, तीर और धनुष दोनों छूट गया है। नीतीश कुमार की पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर है। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राजेश कुमार साहब भी हैं, सर भी हैं, वो बता रहे हैं कि आरजेडी भी अगर ये इस भरोसे में है कि नीतीश कुमार साथ आ जाएंगे तो नैया पार लग जाएगी। ये होने वाला नहीं है, सिर्फ नीतीश के भरोसे अब नैया पार लगेगी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार का निशाना ही चूक जा रहा है।
देखिए अभिषेक जी, हम अभी मलिक साहब को भी सुना और राजेश जी को भी सुना। इनके अपने अपने तर्क, अपने अपने व्यक्तिगत विचार थे। लेकिन अभिषेक जी, ये तो सत्य है, कल विजयदशमी के मौके पर जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, निश्चित रूप से उसे अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो ऊपर भी अशुभ है, अगर जी धार्मिक आध्यात्मिक रूप से देखें तो पर भी जी अशुभ है। इसको जी आप कतई इनकार नहीं कर सकते। इसको अपने कोई भी व्यक्ति अपने जुबानों से ढक नहीं सकता है। जिस जी एंगल से आप देखेंगे वो जी अशुभ है, इसको तो मानना ही होगा, चाहे जैसे मानिए, है ना। तो पर भी अपनी अपनी सबों का तर्क है। लेकिन जी ये बात तो अभिषेक जी सत्य है कि हम लगातार, हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी लगातार छाती ठोक ठोक कर कह रहे हैं और ईमानदारी के साथ कह रहे हैं कि बिहार जी अब नीतीश कुमार जी से संभलने वाला नहीं है। जी बिहार बीमारू हाथ में है। नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। बिहार को नीतीश कुमार जी अब नहीं चला रहे हैं। बिहार को रिटायर्ड नेता और रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं। रिटायर अधिकारी जूते के नोक पर शासन प्रशासन को चला रहे हैं। ये तो कल के पहले भी हम लोग कहते आ रहे हैं, ये तो नई बात नहीं है, ये तो पब्लिक डोमेन में भी है। और पिछले कई महीनों से आप अगर देखेंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी ने पुनः फिर सरकार बनाई है, तो कई ऐसे मौके देखेंगे और उन्होंने जो अपनी गतिविधि को ये किया है पब्लिक डोमेन में, उनका जो एक्टिविटी रहा है हर्षप्रदय है। वो पब्लिक भी मतलब सोच की स्थिति में है, ये आखिर मुख्यमंत्री जी से इस तरह की बर्ताव क्यों मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। सदन हो या कार्यक्रम हो, कई तरह का बयान हो, ये कहने की जरूरत नहीं है। और हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय जनता दल घटिया राजनीति में विश्वास नहीं करती है। एनडीए के डीएनए में घटिया राजनीति है, वो करते भी हैं। आपने देखा होगा जब महागठबंधन में नीतीश जी थे तो एनडीए के लोग ही कहा करते थे कि नीतीश कुमार जी के लिए टोना क्या क्या जादू मंत्र कोई व्यक्ति कर रहे हैं, तो उन्हें दवाई खिलाया जा रहा है। तो वही डिप्टी सीएम अभी जो उनके साथ हैं सम्राट जी कहते थे कि मानसिक रूप से बीमार हो गए। तरह तरह का मतलब अनगिनत ये है बयान है, देख सकते हैं। लेकिन हाँ, सरकार बनने के बाद एनडीए का जो पुनः बना है, जो स्थिति है बिहार का, चारों तरफ हत्या, लूट, बलात्कार और जो हाहाकार मचा हुआ है, चाहे पुल पुलिया धराशाही की बात कर रहे हैं, चाहे पिछले दिनों जो बाढ़ आया कई जिलों में, मतलब चारों तरफ हाहाकार मचा। हर मोर्चे पर सरकार फेल्योर साबित हुई है। ये हम नहीं, अब तो नीति आयोग का रिपोर्ट भी पिछले दिनों आया, आपने देखा। चाहे जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आपराधिक घटनाओं की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर लें, स्वास्थ्य शिक्षा की बात कर लें, रोजगार की बात कर लें, तो स्पष्ट नीति आयोग के रिपोर्ट ने भी बता दिया कि भाई 18 साल से जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार है, इसकी क्या उपलब्धि है। पिछले 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, क्या उपलब्धि है। और इन लोगों के पास, एनडीए के पास कुछ है भी नहीं, वही घिसा पिटा कैसेट 2005 के पहले क्या था, नीतीश जी भी बोलते हैं, वो अपनी उपलब्धि नहीं गिना पाते हैं। जबकि आपने देखा 17 महीने के कार्यकाल में महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव जी का जो प्रण था, एक बेहतर काम हुआ। 5 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी दिया गया, 4.5 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया गया, जाति आधारित गणना कराकर दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, मानदेय दोगुना किया गया। ये सारे काम 17 माह के दौरान हुआ, तेजस्वी यादव जी के सेवा काल में हुआ। वही 17 साल में बताए भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी हमने क्या किया, क्यों नहीं सरकारी नौकरी मिली नौजवानों को, बहुत सारे काम हुआ।
आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन राजेश सर के पास लौटते हैं। सर, इस चर्चा का जो दूसरा हिस्सा है या दूसरा जो सवाल महत्वपूर्ण है इस चर्चा में, कि नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां कई हैं। एक तो उनकी सेहत को लेकर जो सवाल उठते हैं या हमारी चिंताएं, हम फिर इस बात को दोहराएंगे कि हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल स्वस्थ रहें, उनकी उम्र लंबी हो, ये हम सब चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आते हैं उसको सामान्य नहीं कहा जा सकता। इस वजह से कई तरह के सवाल भी उठते हैं। तो एक ये चुनौती है। दूसरी चुनौती ये है कि उनकी अपनी पार्टी जेडीयू में नंबर 2 की जंग चल रही है। अब नंबर 2 कौन है? अशोक चौधरी हैं कि विजेंद्र यादव हैं कि विजय चौधरी हैं कि ललन सिंह हैं? और जेडीयू के अंदर का जो खेल है, अभी जो हालिया घटनाक्रम है या हाल में जो जेडीयू के अंदर की कहानी है, जो बात निकलकर सामने आती है, एक तरफ अशोक चौधरी हैं और दूसरी तरफ अशोक चौधरी के खिलाफ विजेंद्र यादव भी हैं, विजय चौधरी भी हैं, संजय झा भी हैं। ये कहानी निकलकर, अब पता नहीं कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन कई बार जो टकराव है वो खुलकर सामने आ जाता है कुछ घटनाक्रमों के जरिए। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार के सामने यह भी चुनौती है कि उनकी पार्टी में नंबर 2 की जंग चल रही है। तो नीतीश कुमार की चुनौती एनडीए की चुनौती है, क्योंकि एनडीए नीतीश कुमार के भरोसे है और इसीलिए सब कुछ भूलकर अपनी महत्वाकांक्षा को किनारे लगाकर बीजेपी भी कर रही है कि नहीं भाई, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान भी कह रहे हैं, जिन्होंने न जाने कितने सवाल उठाए नीतीश कुमार की कार्यशैली पर, यहाँ तक कह दिया कि भाई बिहार छोड़कर कहीं चले जाएं नीतीश कुमार, वो भी कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। तो नीतीश कुमार की चुनौती अगर एनडीए की चुनौती है, और नीतीश कुमार के सामने यह भी चुनौती है कि जनता दल यूनाइटेड में नंबर 2 की भीषण जंग चल रही है और ऐसा लगता है कि पार्टी ही ना निपट जाए। कभी भी कोई भी बड़ा विस्फोट जेडीयू के अंदर से देखने को मिल सकता है। छोटे छोटे विस्फोट तो दिख ही रहे हैं अभी। नहीं, बिल्कुल जनता दल यूनाइटेड में ये स्थिति है और ये सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के लोगों को भी पता है, इसके अलावा बाहर के जो लोग हैं उन्हें भी पता है। सब लोगों ने देखा अशोक चौधरी का जो मामला था और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के अंदर किस तरह की बयानबाजी शुरू हुई और इससे पहले भी कई बार इस तरह की स्थितियां देखने को मिली हैं। नंबर 2 कौन है, इसको लेकर जंग है। ललन सिंह, पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी सियासत चलाई और उसके बाद किस तरह से उन्हें पद से हटाया गया, अलग हुआ गया जनता दल यूनाइटेड को। तो ये पूरी स्थिति है। संजय झा अलग अपना एक खेमा चला रहे हैं, ललन सिंह का अपना एक खेमा है, अशोक चौधरी अपनी इसी बीच में अपना एक गोटी सेट करने में लगे हुए हैं, विजेंद्र यादव भी हैं, अपनी कोशिश में हैं, लेकिन इसके साथ विजय चौधरी भी हैं। तो कई ऐसे लोग हैं, सत्ता का कई केंद्र आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड में है। जैसे आपको याद होगा 2014 में जब यूपीए की सरकार थी तो मनमोहन सिंह एक सत्ता के केंद्र हुआ करते थे, प्रधानमंत्री थे, 7RCR उस वक्त हुआ करता था। दूसरा सोनिया गांधी का आवास, तीसरा राहुल गांधी का, चौथा 24 अकबर रोड कांग्रेस का मुख्यालय। आज कमोबेश हालात यहां भी यही है। तो ये तमाम जो इनके जो सेकंड लीडर जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता है, चाहे लाख कितना भी कोई जनता दल यूनाइटेड का लीडर कहे बाहर में आके मीडिया के सामने कि नहीं नीतीश जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, फिट हैं, एकदम बेहतर स्थिति है, लेकिन उन्हें पता है जब वो उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ होते हैं, तो उन्हें मालूम है कि नीतीश जी आज की तारीख में कितने मजबूत स्थिति में है और कितने कमजोर स्थिति में है। और ये पूरे इतिहास गवाह है, जब भी राजा या लोकतंत्र में कोई शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता है तो सेकेंड लाइनर जो होते हैं वो हावी होते हैं। तो ये जनता दल यूनाइटेड में ये स्थिति है। तो ये चिंता सिर्फ नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड के लोगों की नहीं है, दूसरी चिंता भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चिंता दूसरे तरीके से है। अगर आगे आने वाले दिनों में नीतीश कुमार और कमजोर हुए या जनता दल यूनाइटेड 2 भागों में बटा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नुकसानदायक स्थिति नहीं है। वो तो चाह ही रही है कि नीतीश कुमार जितना जल्दी हो सके सियासी रूप से निपट जाएं, उनकी कोशिश यही है। और वो ये भी चाह रहे हैं कि इसका पूरा ठीकरा जनता दल यूनाइटेड के जो लीडर हैं उन्हीं के ऊपर फूटे, उनके ऊपर ना फूटे। तो ये है। तो ये तमाम जो लोग हैं और बाकी चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर अन्य कोई भी उन्हीं एनडीए के जो लीडर हैं, दरअसल उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। चिराग पासवान पर कौन भरोसा करेगा? वो क्या बोलते थे? उपेंद्र कुशवाहा जी पर कौन भरोसा करेगा? क्या बोलते थे, आज क्या कर रहे हैं? सवाल सिर्फ उन्हीं का नहीं। नीतीश जी ने एक बड़ा अपनी तो विश्वसनीयता खराब की ही,
बिहार के तमाम राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता खत्म कर दी। आरजेडी का कोई लीडर तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? वो जब उनके साथ होते हैं तो नीतीश जी बहुत अच्छे हो जाते हैं, अलग हैं तो बुरे हैं। यही सीन भारतीय जनता पार्टी के साथ भी लागू होता है। जब उपेंद्र कुशवाहा जी का हित सत्ता है तो नीतीश जी अच्छे हैं, जब नहीं सत्ता है तो बुरे हैं। चिराग पासवान का वही है, मांझी का वही है। तो तमाम जो कांग्रेस की वही स्थिति है। अब तो कम्युनिस्ट भी इस खेल में शामिल हो गई है। तो नीतीश कुमार अपनी विश्वसनीयता तो उन्होंने खराब की ही, बिहार के तमाम राजनीतिक दल और तमाम नेताओं की विश्वसनीयता खतरे में डाल दी है। तो ये तय है कि आगे आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी ये स्थिति बनेगी। और एक चीज और बता दूं, अगर ये स्थिति हुई तो कुछ लोग आरजेडी के साथ होंगे और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे। जनता दल यूनाइटेड का भविष्य यही होने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब तक नीतीश जी हैं तब तक जैसे भी हो, खींचकर ही सही, रेंग कर ही चल रही है जनता दल यूनाइटेड। हालात कमोबेश यही है और आगे भी भविष्य मुझे तो यही दिख रहा है जी। तो नीतीश कुमार ने राजनीति से रिटायरमेंट लिया या ऐसी स्थिति आई कि उनको सियासत से दूर होना पड़े? हालांकि हम फिर कहेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री स्वस्थ रहें। तो जनता दल यूनाइटेड में भगदड़ होगी, कुछ लोग बीजेपी के साथ, कुछ लोग आरजेडी के साथ। राजेश कुमार सर बता रहे थे। फजल इमाम मलिक साहब, बहुत गंभीरता से ये सवाल है और पहले सवाल के मुकाबले में दूसरा सवाल और ज्यादा गंभीर है। नीतीश कुमार के सामने आज जो चुनौतियां हैं, नीतीश कुमार की चुनौती एनडीए की चुनौती है, क्योंकि आप लोग नीतीश कुमार के भरोसे हैं और चुनौतियां दिख रही हैं। इसको तो बहुत इनकार भी नहीं कर सकते आप चाहे जो कहें। पार्टी के नेता के तौर पर आपकी अपनी मजबूरी होती है, बाध्यता होती है, पार्टी का अपना एक अनुशासन होता है, लेकिन तस्वीर साफ है, स्थिति परिस्थिति साफ है। नहीं, देखिए राजेश भाई, ये राजेश जी ने जो कही बातें, मैं उससे एग्री बहुत नहीं करता हूँ। एक तो यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की विश्वसनीयता पर उन्होंने सवाल उठाया। अगर विश्वास नहीं होता तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के आज लाखों कार्यकर्ता नहीं होते। चिराग पासवान जी की बात भी उन्होंने की, 5 सांसद उन्होंने जिता के लाए हैं। एनडीए की अपनी विश्वसनीयता, अगर नीतीश कुमार की विश्वसनीयता नहीं बनी होती तो 30 सीटें नहीं जीतते वो। क्योंकि इसी तरह इमाम साहब एक सवाल सिर्फ मेरा है, किस बात पे भरोसा करें? जब उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश जी के साथ रहते हैं तो उस वक्त का दिया हुआ बयान जब उनके साथ अलग होते हैं तो उस पे भरोसा करें। और यही राजेश जी ये तो उपेंद्र कुशवाहा का बयान है ना फजल इमाम मलिक साहब। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार से मैं किस बात का हिस्सा हूं, उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। ये अधिकार नहीं, ये ठीक है राजेश जी और अभिषेक जी, ये सवाल है कि वैचारिक मतभेद हमारे होते रहे, लेकिन उन्होंने कभी नीतीश कुमार से जी से कोई लेकिन ये नहीं कहा कि वो कि इस तरह की कुछ चीजें हो रही हैं। उन्होंने चूंकि वैचारिक मतभेद थे, सियासी मतभेद थे, उस लेकर, और उन्होंने कभी सत्ता के लिए, आपने कहा कि उन्होंने कभी सत्ता के लिए नहीं पार्टी छोड़ी है। उन्होंने जब भी किया संघर्ष किया लोगों के लिए किया। इसलिए विश्वसनीयता के सवाल है सिर्फ मैं ये व्यक्तिगत कोई उपेंद्र कुशवाहा जी की बात, मैं सबकी बात कर रहा हूं। ये है सवाल, ये है कि जब आप उनसे अलग हो जाते हैं तो उनमें सैकड़ों बुराइयां होती हैं कि कानून व्यवस्था खराब है, एजुकेशन सिस्टम खराब है, यहाँ पे लोगों को उच्च भ्रष्टाचार, करप्शन है, स्वास्थ्य खराब है, तो तमाम तरह की बातें होती हैं। लेकिन जैसे ही आप उनके साथ होते हैं तो अचानक कैसे ठीक हो जाता है भाई? ये कैसे हो सकता है? नहीं राजेश जी, आज भी स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर हम बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज भी ये बात कर रहे हैं कि शिक्षा और बेहतर होनी चाहिए। हम जिस शिक्षा की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, वो धार नहीं है, वो धार नहीं है साहब, वो धार नहीं है। आप देखिए उद्देश्य तो है, ये बताओ तो आया है ना, बहुत अंतर है भाई। कोशिश आपकी यही है, जो आप कह रहे हैं कि लाख करोड़ हमारे लोग, आपके नजर में वो नहीं है। उनको दिखाकर, उनकी संख्या आप बताकर आपका उद्देश्य सदन में पहुंचना होता है। कहां हम आज क्यों नहीं पैदल यात्रा कर रहे हैं एजुकेशन को लेकर? क्या बिहार में एजुकेशन सिस्टम सही है, हेल्थ सिस्टम सही है, करप्शन नहीं है? कोई ऐसा बता दीजिए थाना, कोई ऐसा ब्लॉक बता दीजिए जहां करप्शन ना हो। आप अपनी ही बात कहते रहे। दिक्कत ये है कि जब पत्रकारिता एक पक्षीय हो जाती है, तो मैं भी पत्रकार रहा हूँ राजेश जी, मैं मुझे भी कुछ बोलना, आप अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि
मैं ये बात कह रहा हूं कि जब आप ये कहते हैं कि हम आज जब शिक्षा के सवाल पे बात कर रहे हैं, हमारी ही मांग ही थी ना कि यूपीएससी की तर्ज पे कोई शिक्षा व्यवस्था लागू हो जो जिसमें शिक्षकों की बहाली हो। वो बहाली हो रही है आज इस तर्ज पे कि नहीं हो रही बीपीएससी के थ्रू, माफ करेंगे। तो इस तरह की कई चीजें हैं जिसकी मांग हम लोगों ने रखी थी और उस मांग को माननीय नीतीश कुमार जी ने अगर मंजूर किया तो उन बातों की तो सराहना की जानी चाहिए। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जिसमें और भी बेहतर किया जा सकता है। अब एक बात चूंकि मुझे राजद के भाई प्रवक्ता जी का कुछ जवाब भी देना है अभिषेक जी, कि उन्होंने बाढ़ का जिक्र किया। बाढ़ के वक्त बाढ़ की पीड़ा पूरे बिहार में है, पूरे देश के कई हिस्सों में रही है। बाढ़ बिहार की एक त्रासदी रही है। बाढ़ के समय उनके नेता कहाँ थे, ये जरा उनसे भी सवाल पूछ लीजिएगा। जब बाढ़ के लोग त्रासदी झेल रहे थे, उनके नेता कहाँ ऐश कर रहे थे, ये उनसे सवाल जरूर कीजिएगा। उन्होंने कानून व्यवस्था का सवाल उठाया। कानून व्यवस्था राज्य का, ये राज्य सरकार का सवाल है, लेकिन जब हम 2015 की बात क्यों नहीं करें, उन 15 सालों की बात क्यों नहीं करें, 2005 से पहले की बात है कि उन 15 सालों की जब कानून व्यवस्था कुछ नहीं थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आप पहले चेहरे में अपना आईना भी अपने आईना में अपना चेहरा भी देखिए, फिर किसी पे आरोप लगाइए। तो एक बात यहाँ रहा जदयू का सवाल कि जदयू में कौन नंबर 2 नंबर 1 नंबर। देखिए अभी तो माननीय नीतीश कुमार जी ही नंबर 1 है और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर वो कितने स्वस्थ हैं या कितने अस्वस्थ हैं, इसका बेहतर जवाब नीतीश कुमार जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता। हम आप यहाँ बैठ के आकलन कर सकते हैं, उनके चेहरे को देख के कर सकते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के कर सकते हैं, लेकिन इसका बेहतर जवाब माननीय नीतीश कुमार जी को देना है। और मुझे लगता है कि वो लोकसभा चुनाव में उन्होंने इसका बेहतर जवाब दिया था और 2025 के चुनाव में भी वो इसका बेहतर जवाब देंगे। ठीक है, आखिरी क्या एक आप सरकार में हैं, क्या हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं होना चाहिए? अगर जब लोगों को ये इस तरह की शंका है तो क्या ये हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं होना चाहिए? राजेश भाई, शंका की बुनियाद पर तो बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। शंका की बुनियाद पे हेल्थ बुलेटिन नहीं जानी चाहिए, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर अगर चिंता लोगों को है तो हम तमाम लोगों को उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता है और चिंतित होना वाजिब है। लेकिन सिर्फ शंका होने से चिंता है तो भाई नहीं हम ठीक है। अरुण यादव जी से आखिरी टिप्पणी लेंगे। अरुण यादव जी, फजल इमाम मलिक साहब कह रहे हैं कि भाई बहुत सवाल उठते हैं सेहत पर, बहुत नीतीश कुमार को भाई रिटायर होने की सलाह दी जाती है, लेकिन नीतीश कुमार ने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाया है और यही बात 24 के लोकसभा चुनाव से पहले भी हो रही थी, तो 25 में भी वही होगा जो 2024 में हुआ, यानी कि स्ट्राइक रेट अच्छा होगा। हालांकि 4 सीटें कम आई हैं जेडीयू की, लेकिन अच्छा होगा, एनडीए चुनाव जीतेगा, ये दावा है। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव जीतेगा, नीतीश कुमार के चेहरे के दम पर चुनाव जीतेगा। देखिए अभिषेक जी, बिहार ने देखा है, देश ने भी देखा है 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव। मुद्दा बनाम सरकार के खिलाफ लड़ाई। उस समय भी नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। क्या परिणाम आया आपने देखा। पहली बार जो है देश के अंदर बिहार प्रदेश में तेजस्वी यादव जी ने वो करके दिखाया। मुद्दे की राजनीति, नौकरी के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को भी अपने पीठ पे लाने का काम किया। जब 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही तेजस्वी यादव जी ने, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी आकर कहना पड़ा कि मैं 19 लाख नौकरी दूंगा। ठीक है, शासनादेश के बल पर हमें हराया गया, हमारी सरकार नहीं बनी। 5-7 एमएलए और आ जाते तेजस्वी यादव जी के पक्ष में तो बिहार के मुख्यमंत्री होते। एनडीए के बनिस्पत महागठबंधन को मात्र 12,500 वोट ही कम आए, जबकि आपने देखा महागठबंधन के 2 दर्जन एमएलए कैंडिडेट चुनाव जीत चुके थे, उसे शासनादेश के बल पे हराया गया। खैर वो बात पुरानी है, छोड़िए। उसके बाद आपने देखा कि 9 अगस्त 2022 को नीतीश जी किस परिस्थिति में एनडीए छोड़ के आए और हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के सामने गिड़गिड़ाए कि देश खतरे में, हमारी पार्टी को बचा लीजिए। और लेकिन हम लोग कभी भी सत्ता के लिए समझौता नहीं किया। सवाल था देश का संविधान, देश का लोकतंत्र, सांप्रदायिक ताकत को हराना, जिसके चलते
तेजस्वी यादव जी, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाई और अपने मुद्दे पर जो हमारा प्रोमिस था 2020 में, जो उनका प्रण था, आपने देखा 17 महीने के अंदर तेजस्वी यादव जी ने उस प्रण को करीब करीब पूरा करने का काम किया। तो हम लोग, राजेश जी बोल रहे थे, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल कभी सत्ता के लिए, सत्ता की कुर्सी की राजनीति नहीं करते। अगर कुर्सी की राजनीति करते तेजस्वी यादव जी तो अभी बिहार के मुख्यमंत्री होते, गले मिल लिए होते भारतीय जनता पार्टी से, और राजा हरिश्चंद्र लालू प्रसाद यादव जी होते। तो इसमें क्या, हाँ एक कह सकते हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, नीतीश कुमार जी हो, चिराग जी हो, किस तरीके से सत्ता के लिए गले मिलने का काम किया, समझौता करने का काम किया नीतीश कुमार एनडीए से। अरुण जी, ये आरोप नहीं आप कह सकते। तेजस्वी जी को क्या जरूरत है डिप्टी सीएम बनने के लिए? कौन सा देश में आफत आ गया? देश गुलाम हो रहा था क्या? संविधान बदल रहा था क्या? कुछ राजेश जी सुनिए, अगर तेजस्वी जी सुनिए, नहीं, बिल्कुल, अगर नहीं बनते डिप्टी सीएम, नहीं सरकार में हम शामिल होते, 5 लाख नौजवानों को नौकरी आप दे देते। 2005 से नियोजित शिक्षक सड़क पर लड़ाई लड़ रहे थे, पहले आपने दिए नीतीश कुमार, नहीं, पहले क्यों नहीं नीतीश कुमार जी ने नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया? जाति आधारित गणना पहले क्यों नहीं हुआ, ये बताइए। नहीं, मुख्यमंत्री कौन है जी? मुख्यमंत्री कौन है? अपने, मैं नहीं कह रहा, मैं जनता दल का प्रवक्ता नहीं, मुख्यमंत्री है, लेकिन मेरे शर्तों पे काम हुआ, मेरे प्रण अनुरूप काम हुआ। आपने देखा 17 महीने में जो हुआ, आज भी करके दिखाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बताइए ना, अभी किसी को नौकरी नहीं मिल रही है? बिल्कुल बताइए, बिल्कुल देखिए, 60 दिन के अंदर 2,19,000 बीपीएससी के माध्यम से, सुन लीजिए, अरे भैया आप सुन, राजेश जी आप सुन लीजिए, 500 से अधिक डॉक्टर घर में बैठकर पेमेंट उठाते थे। तेजस्वी यादव जी हेल्थ मिनिस्टर हुए तो सबको बर्खास्त करने का काम किया। मिशन 60 के तरह, मिशन परिवर्तन के तहत अमूलचूल परिवर्तन स्वास्थ्य विभाग में हुआ। कितने नौकरियां मिली? अब कहाँ मिल रहा है? 60 दिन के अंदर बीपीएससी ने रिजल्ट दिया था, आज 3 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, आज भी रिजल्ट नहीं आया शिक्षकों का। ये बताइए सर, क्या बात? नहीं, तो अभी तो इमाम साहब से पूछे कि जब बिहार डूब रहा था तो कहाँ थे तेजस्वी यादव? कहाँ संघर्ष कर रहे हैं आप? अरे मैं बता रहा हूँ भैया, सुनिए ना, बिहार में क्या? नहीं, लगातार विपक्ष का जो दायित्व होता है ऐना दिखा रहे हैं हमारे नेता तेजस्वी यादव, ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार में जो है उसे भी दिखाना पलटे और मैं उनके साथ शामिल हो जाऊँ, बिल्कुल नहीं, और विश्वसनीय चेहरा वो हो चुके हैं जनता के बीच, इसीलिए तो 2020 में उनको 3 नंबर की पार्टी घोषित किया और हमारे भारतीय जनता पार्टी घोषित किया। और लोकसभा में भी सुनिए, लोकसभा चुनाव में भी वोट प्रतिशत महागठबंधन का बढ़ा, राष्ट्रीय जनता दल का बढ़ा, सीट महागठबंधन का बढ़ा। भाई अरुण जी, आप लालू जी और तेजस्वी जी इंतजार कर रहे हैं कि कब नीतीश जी पाला बदले और हमारे खेमे में आए। बिल्कुल नहीं, हम सत्ता की राजनीति नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं। किस परिस्थिति में राजेश जी ये बताइए ना? परिस्थिति खराब नहीं है, कोई सांप्रदायिक नहीं है। कहाँ थे आप? विदेश में थे। सवाल उठ रहे हैं तो मौका भी तेजस्वी यादव ने दिया है। ये ठीक है, आपका दावा है कि तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीनों के कार्यकाल में अच्छा काम किया है। और चर्चा हमारी इस विषय पर थी कि नीतीश कुमार की पार्टी के सामने या नीतीश कुमार के सामने कई चुनौतियां हैं और नीतीश कुमार की चुनौती एनडीए की चुनौती है। और इसलिए अगर एनडीए नीतीश कुमार के भरोसे है तो फिर सवाल है कि
स्थिति तो ऐसी है, मौजूदा स्थिति परिस्थिति के अनुसार तो 2025 में एनडीए का बेड़ा गर्क ही होना है। सिर्फ नीतीश कुमार के भरोसे नैया पार लगनी नहीं है और आरजेडी और कांग्रेस के लिए राह अभी तो आसान दिख रही है। इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।